शुक्रवार को सुबह की जब पहली किरण यूपी पर पड़ती है, तब यूपी पुलिस फौरन ही एक इलाके में जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। मकसद ये था कि 3 बदमाशों का आज एनकाउंटर कर ही देना है। लेकिन यूपी पुलिस और जो एसटीएफ है, जब मौका वारदात पर पहुंचती है, तो 3 बदमाश यानी अनीश, विशंभर और आजाद, ये जो तीनों बदमाश हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो हाल ही में खबर में कि लखनऊ से एक अयोध्या ट्रेन जा रही थी, उसमें एक आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ कर उसे सीट के नीचे धकेल दिया जाता है। उस महिला के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, ना कोई कॉल डिटेल था, ना कोई फुटेज थी, ना किसी ने उन्हें देखा था, फिर भी यूपी पुलिस पहुंच जाती है उनका एनकाउंटर करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। और बिशंबर और आजाद, ये दोनों थे, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनकी पैर पर गोली लगती है, चारों तरफ से घिरे हुए थे, फिर भी उसमें से अनीश भाग निकलता है। अब अनीश भागता है, 40 किलोमीटर दूर भागता है, इस उम्मीद में कि यूपी पुलिस उसका पीछा नहीं करेगी। लेकिन 40 किलोमीटर दूर तक किसी यमराज की तरह यूपी पुलिस अनीश का पीछा करती है, और इस कदर पीछा करती है कि अनीश एनकाउंटर में मारा जाता है। ये वो 3 बदमाश थे जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ या गलत इरादे से उसके साथ गलत करने की सोची थी। उसके बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ दोनों हाथ मिलाते हैं और सोचते हैं कि अब इनका खात्मा करना है। आज हम आपको डिकोडिंग क्राइम में बताएंगे कि कैसे इन 3 अपराधियों तक यूपी पुलिस पहुंची, क्योंकि ना ही कोई स्केच था, ना ही कोई फुटेज था, ना ही इन 3 लड़कों को किसी ने देखा था। फिर भी यूपी पुलिस कैसे इन तक पहुंची, ये बहुत जानना जरूरी है। और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, ये भी आप ध्यान से समझिए कि कोई भी अपराधी अगर वो ये सोचे कि कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, हम बच जाएंगे, कोई भी क्राइम करेंगे, अब ये बदला हुआ यूपी है। यहां पर सजाए, खासतौर पे अगर आप ज़्यादा हाल ही में हमने देखा था कि एक लड़कियों की दुपट्टा खींचकर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई थी, उसमें भी यूपी पुलिस ने उनके पैर पर गोली मारी थी, क्योंकि वो यूपी पुलिस से भाग रहे थे। यूपी पुलिस उनसे बैठाकर पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन जो यूपी पुलिस से भागेगा, जो अपराधी, उनके साथ यही सलूक होगा, ऐसा यूपी पुलिस वालों का लगता है मानना है कि जो भी अफसर हैं। अब इसमें जो एनकाउंटर हुआ उसमें अफसरों को भी गोली लगी है, सिपाहियों को भी गोली लगी है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी यूपी पुलिस की कि उन्होंने इन 3 अपराधियों को पकड़ा ही सही, और जो एक अपराधी भाग रहा था उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन बिना पहचान और बिना फुटेज और बिना किसी फोन के इन्हें पकड़ा, तो पकड़ा कैसे गया? आपको अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज अब समझाते हैं। देखिए, 30 अगस्त को जो यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल है वो सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ती है, क्योंकि उसे जाना था हनुमानगढ़ी। लेकिन हनुमानगढ़ी के बाद जो सरयू एक्सप्रेस है उसका आखिरी स्टॉपेज आ जाता है मनकापुर, लेकिन फिर भी जो महिला कांस्टेबल है वो बाहर नहीं निकलती। दरअसल 30 अगस्त की रात ही 3 जो बदमाश हैं, आज़ाद, विशंभर और अनीश, ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं चोरी के इरादे से। इन्हें लगता है कि चोरी वगैरह कर ली जाएगी, कहीं हाथ पैर मार लिया जाएगा। चढ़ने के बाद ये उसी सीट पर बैठते हैं जिसके सामने जो महिला सिपाही है वो बैठी होती है। अब महिला सिपाही इनको देखकर भाप जाती है कि ये बदमाश हैं, कुछ बुरे लोग लग रहे हैं, मुझे बार बार देख रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते वो ये ताड़ भी लेती हैं कि हाँ, सामने वाले के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो जाकर अपनी सीट भी बदल देती हैं। अब सीट बदलने के बाद भी जो बदमाश हैं वो बार बार उस महिला कांस्टेबल को देख रहे थे। अब जानबूझकर वो लोग उस जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। सीट पर बैठने के बाद फिर से वो लोग हूटिंग करना शुरू करते हैं, कुछ चीज़ें बोलना शुरू करते हैं, जिससे जो महिला सिपाही है वो असहज फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, उसको चीज़ें ठीक नहीं लगती। अब इतना सब हो जाने के बाद भी जो महिला सिपाही है वो हिम्मत करके बैठी रहती है उस जगह पर। वो सोचती है और ये लेकर आगे चलती है कि ठीक है, बदमाश है पर मैं इनसे निपट लूँगी। अब इसके बाद जो लोग हैं, यात्री हैं, वो ट्रेन से उतरते जाते हैं। और तो और जो महिला थी उसे हनुमानगढ़ी उतरना था, लेकिन उससे पहले ही जो ये 3 बदमाश हैं ये उस महिला सिपाही के साथ एक बर्बरता करते हैं, उसे मारते हैं, उसे अपनी ओर घसीटने की कोशिश करते हैं। वो अपना बचाव भी करती है, तो एक उसमें से जो आरोपी है वो उसके फेस पर चाकू से वार कर देता है, सिर तक फोड़ देता है, वो खिड़की होती है उसमें मार कर। उसके बाद नीचे जो उसने कपड़े पहने होते हैं वो भी उतार दिए जाते हैं। लेकिन जो ट्रेन है वो अपनी रफ्तार से चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, यात्री उतर चुके थे, लेकिन जो डेस्टिनेशन है, जो स्टॉपेज है, वो लगातार बदलते जा रहे थे। अयोध्या आया, अयोध्या के बाद मनकापुर आया। अब जैसे ही आखिरी स्टॉपेज आया तो बदमाशों को लगा कि अब तो ट्रेन रुक गई है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग अब आएंगे, इसमें साफ़ सफाई करने वाले आएंगे। तो वो
महिला सिपाही को उसी हालत में छोड़कर उन्होंने सीट के नीचे उसकी जो बॉडी थी, क्योंकि वो इतनी बेसुध हो चुकी थी, वो अब कुछ कर नहीं पा रही थी, उसके साथ उन दरिंदों ने इस तरह से मारपीट की थी, उसका चेहरा तक ख़राब कर दिया था और उसके जो कपड़े थे जो उसने नीचे पहने हुए थे वो उतार दिए थे। तो इसीलिए जो महिला सिपाही है वो कुछ कर नहीं पा रही थी और दरिंदों ने उस महिला सिपाही को सीट के नीचे ढकेल दिया और वहाँ से भाग गए, ये सोचकर कि अगर अब वो नहीं जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए वो उस महिला सिपाही के साथ कुछ ऐसी जो वो रेप करने की कोशिश करना चाह रहे थे या कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करना चाहे वो नहीं कर पाए, लेकिन उसके साथ मारपीट करते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब कर देते हैं। ये करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद जो साफ़ सफाई वाले हैं, आरपीएफ की टीम है, वो आती है कोच वगैरह देखने। तो वो लोग देखते हैं कि एक महिला है जो कांस्टेबल है, वो एक सीट के नीचे पड़ी हुई है, खून से लथपथ है। अब वो लोग उसका वीडियो भी बनाते हैं, उसके बाद फ़ौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब अस्पताल ले जाने के बाद पुलिस वगैरह आती है, लेकिन अब पुलिस किस तरीके से उन दरिंदों तक पहुंचती है, क्योंकि जो भी ट्रेन के अंदर हुआ कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई फुटेज नहीं है उन लोग के पास, इतने सारे लोग बैठे थे, कैसे पता लगाएंगे कि इस महिला के साथ इस तरीके की अमानवीयता किसने की है। तो ये सब पता लगाने के लिए पुलिस किस तरीके से दांव पेच लगाती है, किस तरीके से पहुंचती है, कैसे पुलिस स्केच तक पहुंचती है, फ़ोन तक पहुंचती है, ये सब भी आप पूरे इस केस में समझिए कि यूपी पुलिस किस तरीके से उन बदमाशों को पकड़ती है और आज उनमें से एक का एनकाउंटर भी हो गया। देखिए, जिस तरीके से वर्णिता ने बताया कि जो बदमाश थे वो पहले तो चोरी करने के इरादे से घुसे थे, लेकिन उस डब्बे में कोई पैसेंजर था नहीं और ये अकेली बैठी हुई थी आरपीएफ की जवान। अब मैं आपको कुछ नंबर बताता हूँ। देखिए, 30 अगस्त को जो सुमित्रा है उसको जाना था, यहाँ ड्यूटी के लिए निकलना था। शाम के करीब 6 बजे वो बैठती है फफाऊं स्टेशन से सरायूं एक्सप्रेस पर। उसे कहाँ जाना था? जनरल डब्बे के कोच में जाके बैठती है। वहाँ से वो प्रतापगढ़ सुल्तानपुर पहुँची। इसके बाद अयोध्या के ट्रेन पहुँची। रात 11:15 पर जो उसका स्टेशन था जहाँ उसे उतरना था वहाँ पर वो उतरी नहीं। अब कांस्टेबल हनुमानगढ़ी वो स्टेशन जहाँ पे उसकी ड्यूटी खत्म होनी थी। जनरल डब्बे में अगर ये सब कुछ बढ़िया से चलता, शाम के 6 बजे उसकी ड्यूटी शुरू हुई थी, 11:15 में उसकी ड्यूटी खत्म हो रही थी और जहाँ पर उसको हनुमानगढ़ी स्टेशन में उतरना था, यहाँ पे वो उतरी नहीं। 12 बजे जब अयोध्या जब ट्रेन पहुँचती है तो 2 मिनट का स्टॉपेज था। वहाँ पर ये जो महिला है या आरपीएफ का जो कांस्टेबल है वो सीट के नीचे थी। अब होता सोचिए, ये जो पूरी वारदात हुई थी 11:15 के आसपास हो चुकी थी वारदात। 12 बजे जब अयोध्या ट्रेन पहुंचती है, 2 मिनट की वहाँ ट्रेन रुकती है, कोई खबर लेने नहीं आया, पैसेंजर कोई था नहीं उसके अंदर। फिर यहाँ से जो ट्रेन निकलती है वो 12:50 और लग जाते हैं। मानकापुर पहुँचती है जो आखिरी स्टेशन था। लगभग 1 बज चुके थे। 11 बजे जो वारदात हुई थी इसको अब हुए 2 घंटे हो चुके थे, 1 बज चुके थे। अब 1 बजे से लेकर 3:05 मतलब सुबह अब सोचिए कितने 11 बजे 4 घंटे से वो बेहोशी की हालत में वहीं लेटी हुई है, खून बह रहा है, बुरी हालत है, कपड़े फटे हुए हैं। फिर क्योंकि ट्रेन यार्ड में लगी हुई थी, एक कांस्टेबल चढ़ता है चेकिंग करने के इरादे से। वो देखता है कि एक आरपीएफ की कांस्टेबल टेबल के नीचे लहूलुहान है और किसी तरीके से अपनी जान की भीख मांग रही है। आरपीएफ कांस्टेबल वीडियो बनाता है अपनी साथी का, सुमित्रा का, पहले, और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो देखता है कि उसके चाकू से निशान बनाए गए हैं उसके चेहरे पर और बहुत कपड़े फाड़ दिए हैं, लहूलुहान है वो फ़ौरन ही अपने बड़े अधिकारियों को फ़ोन करता है। 4 घंटे तक किसी को नहीं पता था कि सुमित्रा उस सीट के नीचे लहूलुहान रो रही है, बिलख रही है, काँप रही है। उसकी बेहोशी की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है, कोई खबर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, जो वहाँ पे आरपीएफ का दूसरा जो कांस्टेबल पहुंचा था मौका वारदात पर, उसके बाद जो फुटेज थी पुलिस के पास वही एक फुटेज था, इनिशियल फुटेज, उसके अलावा कोई और फुटेज उनके पास नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई अपराधियों तक कैसे पहुंचा जाए। अब इसके लिए पहले तो जब ये मामला सामने आया तो इसको लीपापोती करने की बहुत कोशिश हुई। वो तो भला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसने उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, ये पुलिस की बस की बात नहीं है, इसको एसटीएफ को दीजिए, यानी स्पेशल टास्क फोर्स। ये यूपी पुलिस की ही एक डिपार्टमेंट है जिसमें तेज तर्रार ऑफिसर्स होते हैं। उन्होंने इसे संज्ञान लिया और सोचा कि अब हमें इस केस को किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। अब क्योंकि 4 घंटे तक पता नहीं कब क्या हुआ, जब महिला को होश आया तो उसने कई लोगों के नाम बताए, उनकी बताई गई चीज़ों पर स्केच भी बनवाए गए। अब जो स्केच बना उसके आधार पर 2 संदिग्ध एसटीएफ और यूपी पुलिस के रडार पर आए, लेकिन यूपी पुलिस को लगा कि चलो इनकी छानबीन करते हैं। तो पता लगा कि ये तो
वहाँ पे थे ही नहीं, स्टेशन के आसपास ये लोग थे ही नहीं। यूपी पुलिस ने फिर उनसे पूछा कि आप आखिरी बार आपकी ड्यूटी कहाँ ख़त्म होनी थी, तो उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी, और वो उतरने का इंतज़ार ही कर रही थी। तो उस दौरान 11 बजे के आसपास उस पूरे स्टेशन के आसपास कितने मोबाइल फ़ोन थे उनको सर्विलांस में लिया गया, टावर से पता गया कि बताइए कि इस इलाके में कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे। पता लगा कि उस दौरान, उस बताए गए टाइम के दौरान 3 मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गए थे। ये बहुत बड़ी लीड थी। लीड इसलिए थी, ना कोई तस्वीर थी, ना कोई सीसीटीवी फुटेज था, ना किसी ने अपराधी को देखा था। बंद डब्बे के अंदर 3 अपराधी रेप जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं, लेकिन उनको किसी ने नहीं देखा, चुपके से निकल भी जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी लीड थी, टेक्नोलॉजिकल लीड थी कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, और ये फ़ोन तब तक स्विच ऑन नहीं हुआ, कई दिनों तक ऑन नहीं हुआ। तब एसटीएफ को लगा कि हो ना हो इसके पीछे कोई तार है या कोई गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। इन तीनों के फ़ोन को सर्विलांस लेकर इनके आधार कार्ड के जरिए इन तक पहुंचा जाता है, और पता लगता है कि ये जो 3 नाम हैं, अनीश, बिशंबर और आज़ाद, यही वो 3 अपराधी हैं, और ये इस ट्रेन के आसपास देखे गए थे। इनकी पूरी कुंडली खंगाली जाती है, पता लगता है ये चोर हैं। अब चोर, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि चोरी करने के इरादे से तो घुसे थे, लेकिन यहाँ पे जब वो ब्लू फिल्म देख रहे थे बैठे बैठे बोगी के अंदर, तब इनका मन बदलता है और ये देखते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल जो अकेली बैठी थी उसके साथ गलत इरादे से उसके पास पहुंचते हैं और उसके रेप करने की कोशिश करते हैं। अब एसटीएफ इन तक पहुंचती है। अब ये जो तीनों अपराधी हैं ये सोचते हैं कि भाग निकलते हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने सुबह सुबह इनको चारों तरफ से ऐसा घिरा कि इनका भागना नामुमकिन होने लगा। फिर भी अनीश भाग निकलने में कामयाब हुआ और 40 किलोमीटर दूर भाग गया। अब इन तीनों चोरों की हिमाकत देखिए, यूपी पुलिस इनको गिरफ्तार करने पहुंची, यूपी पुलिस अब फायर कर रहे हैं। हमारे जो इसको लीड करे थे ऑपरेशन को, वो भी घायल हैं, सिपाही घायल हैं, उन्हें गोली लगी है। यहाँ जो ऑपरेशन लीड करे थे उनके हाथ में भी गोली लगी है। 40 किलोमीटर दूर तक यूपी पुलिस इसका पीछा करती है, 5-6 किलोमीटर दूर तक नहीं, पीछा करने का अनीश को तब एनकाउंटर किया जाता है, क्योंकि वो कई बार बोलने के बावजूद भी नहीं रुक रहा था। अब मैं आपको कुछ आंकड़े पेश करूंगा जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ समय में मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 सालों में 10,000 एनकाउंटर किए गए हैं। मैं 10,000 एनकाउंटर से बता सकता हूं कि किस साल कितने एनकाउंटर हुए हैं, वो मेरे साथ ही वनिता आपको बताएगी, लेकिन मैं आपको कुछ पहले चीज़ें बता दूं। 10,000 एनकाउंटर हुए हैं, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि 10,000 लोगों को मारा गया है, जिसमें से 183 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 57 मुस्लिम हैं, 126 हिंदू हैं। 30% जो एनकाउंटर हुए हैं वो मेरठ में ही हुए हैं। 2017 से लेकर 2023 का मैं ये आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, यूपी पुलिस का आंकड़ा है। 2017 से लेकर 2023 तक हर 15 दिन में एक एनकाउंटर यूपी पुलिस की तरफ से हो रहा है, जिसमें एक अपराधी की मौत हो रही है। तो लगभग अब तक 183 अपराधी मौत की घाट उतारे जा चुके हैं, एनकाउंटर मारे जा चुके हैं। और ये यूपी पुलिस का जो सफाई अभियान है, जिस तरीके से वो अपराधियों को चुन चुन के उन्हें कानून से इंसाफ दिलाने में की होड़ में लगे हुए हैं, और जो अपराधी कानून से भाग रहे हैं उन्हें सबक भी सिखाया जा रहा है। मैं आपको साल दर साल बताऊंगा कि साल दर साल किस अपराधी को कब कितने अपराधियों को एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो जैसे कि अनीस को ही अगर हम ले लें, तो अभी जो उनके पिताजी हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है, यूपी पुलिस ने मेरे बेटे को फेक एनकाउंटर के ज़रिए मार दिया है। तो अनीश के पिताजी ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई जो भी हो, यूपी पुलिस अब हमारे साथ एक स्वांग रच रही है, उसने मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं किया, साथ ही साथ उसने गोली चला दी और मेरे बेटे को मार दिया। वो चाहते तो मेरे बेटे को पकड़ सकते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं यूपी पुलिस ने 17 से लेकर 23 तक कितने एनकाउंटर किए हैं, कौन कौन से ऐसे केस हैं। तो अगर मैं साल 2017 की बात करूँ तो यूपी पुलिस ने 28 अपराधियों को ढेर किया। 18 की बात करूँ तो 41 बदमाशों को मारा। 2019 में 34। अगर 2019 के आंकड़े पे जाएं तो अब उस वक्त जो यूपी पुलिस है उसने 34 अपराधियों को एनकाउंटर में मारा। 20 में आए तो 26। 2021 की बात करें तो 26 अभियुक्त जो थे वो पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मारे गए। अब 22 की बात करें तो 14 अपराधी ऐसे हैं जो मुठभेड़ में मारे गए, मतलब पुलिस उन्हें पकड़ रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और फिर उसी फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली उन्हें लगी और वो मारे गए। तो 2022 में 14 ऐसे अपराधी हैं। अब तक अगर 2023 की अब तक की बात करें, या मैं आपको 12 अप्रैल तक का आंकड़ा बताऊं, जब तक असद
वाला जो केस आया था अतीक के बेटे का, तब तक 12 अपराधी पुलिस की गोली द्वारा मारे जा चुके थे। तो ये आंकड़ा है 17 से 23 तक का। इस तरीके से जो यूपी पुलिस है वो सफाया कर रही है अपराधियों का। योगी ने कहा भी था कि कोई भी बचेगा नहीं, अगर यूपी में रहना है तो गुंडे और जो बदमाश लोग हैं वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उनका रहना अब यूपी में मुश्किल नहीं है। और उन्होंने एक लाइन और बोली थी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसके बाद लगातार से एनकाउंटर शुरू हो गए, और फिर अभी सबसे हालिया हम देखें तो असद के साथ हो गया, फिर अतीक अहमद को कुछ लोग गुंडों ने ही आकर पुलिस कस्टडी के अंदर ही मार दिया। अब अगर अतीक की केस को हम अलग हटाएं, क्योंकि उसमें पुलिस कस्टडी के अंदर ही बदमाशों ने आकर ही अतीक पर गोली चला दी, लेकिन जो यूपी पुलिस सफाया कर रही है, जिस तरीके से कर रही है, अपराधियों को जिस तरीके से पकड़ रही है, अपने जो यूपी प्रदेश है उसके अंदर जिस तरीके से जितने भी जो अपराधी हैं उनका सफाया कर रही है, वो देखने वाली बात है। और तो और इस पूरे, अगर हम इसका आकलन करें तो बहुत से लोग हैं इसे फेक एनकाउंटर बताते हैं। जैसे विकास दुबे के केस में भी ये बोला गया था कि वो फेक है, प्लान्ड है। कई जगह तो ये भी आता है, यूपी पुलिस की मीम बना दिए जाते हैं, लिख दिया जाता है कि बॉलीवुड की स्क्रिप्ट से ज़्यादा तेज़ जो है वो यूपी पुलिस का दिमाग है, वो अच्छे से जानती है कि अपराधियों को कैसे मारना है। तो इस पूरे मसले पर या इस पूरे एनकाउंटर की अगर हम बात करें, जितने भी एनकाउंटर हैं उन पर आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है कि जो योगी आदित्यनाथ के अंडर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, क्या जिस तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्या वो देश या प्रशासन के लिए सही है, या वो किसी और तरफ या किसी और की साइड की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस तरीके से घटना या इस तरीके से जो पुलिस वाले एनकाउंटर कर रहे हैं वो हमारे देश में नहीं होने चाहिए। तो इस पर आपका क्या सोचना है, क्योंकि जैसे जैसे अपराधियों का खात्मा किया जा रहा है, इसमें ये तो मानने वाली बात है कि यूपी पुलिस एक्टिव है, अपने काम को पूरी एक ईमानदारी के साथ कर रही है, जो जो चीज़ें उन्हें सौंपी जा रही हैं उस पर वो लगी हुई हैं, डटी हुई हैं। लेकिन जो ये आंकड़े सामने हैं ये भी यही चीज़ बता रहे हैं बार बार कि किस किस तरीके से अपराधियों का खात्मा किया गया, और बहुत बड़े अमाउंट पर। जैसे दीपक ने भी जो डेटा बताया कि कितने कितने कैटेगरी के कैसे कैसे जो यूपी पुलिस है उसने इन एनकाउंटर किए, लेकिन बहुत से सवाल उठते हैं जब भी कोई एनकाउंटर हो जाता है। और अगर साफ तौर पे कहूँ तो विकास दुबे, या अगर आपको याद हो हैदराबाद का जो एनकाउंटर हुआ था, जो डॉक्टर लड़की के साथ रेप किया गया, उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद लगातार सवाल उठे, हर एनकाउंटर को फेक बुलाया गया कि ये भी एनकाउंटर फेक है, ये भी एनकाउंटर फेक है। तो ऐसे में पुलिस वाले एनकाउंटर ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर देश की जनता उनके साथ है इसमें, तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। तो इसमें क्राइम तक के व्यूअर्स से हम पूछना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है, कि वो इस मसले पर या इस पूरे एनकाउंटर पर क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है कि यूपी पुलिस जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में, वो किस नज़र से इसे देखा जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग, अगर हम अनीश के पिता को ही ले लें, या जिनके घर में जिनके बच्चे मर रहे हैं, वो बार बार इस चीज़ को यही बोल रहे हैं कि ये एनकाउंटर जो है वो फेक है।